मेरी नई किताब है चाँद के आईने में। यह किताब मेरी अब तक की लिखी हुई प्रेम कविताओं का एक चयन है। मैं पिछले करीब 25 साल से कविताएं लिख रहा हूँ और मेरे पहले संग्रह में भी एक अच्छी खासी तादाद प्रेम कविताओं की रही है और उन प्रेम कविताओं की बहुत तारीफ़ भी हुई है और कुछ कवियों ने और आलोचकों ने उन कविताओं को पर्याप्त सराहना दी है। उसके बाद मैं वैसे तो बहुत सारे विषयों पर कविताएं लिखते रहे हैं, हम सभी जो भी विषय हमें ठीक लगता है उस पर लिखते हैं, लेकिन प्रेम कविताएं मेरा भी एक प्रिय विषय है। और इस संग्रह में कुछ पुरानी और अधिकांश नई प्रेम कविताएं हैं। और एक बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ प्रेम की वैसी कविताएं नहीं हैं जो एक बहुत उद्दाम आवेग और उन सब चीज़ों को देखती है, बल्कि पूरी दुनिया या समाज के संदर्भ में उस प्रेम को कैसे देखा जा सकता है। दो व्यक्तियों का जो निजी संबंध है वो कितना निजी होते हुए भी एक सामाजिक रूप लेता है और उन समाज की जितनी भी क्या कहना चाहिए परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में कैसे एक दूसरे के प्रति वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर पाते हैं। उसके साथ ही इसमें एक जो खास बात है वो ये कि इन कविताओं में प्रेम के इतने सारे रंग और इतने सारे शेड्स हैं कि आमतौर पर आपको एक कवि के कविता संग्रह में प्रेम के इतने रूप नहीं देखने को मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि संभवतः ये इसका कारण ये भी रहा है कि ये पिछले 25 वर्षों में लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। हालांकि मेरी अभी भी बहुत सारी प्रेम कविताएं ऐसी है जो इस संग्रह में नहीं आई है, लेकिन वो एक अलग श्रृंखला या सीरीज की कविताएं हैं, इसलिए मैंने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया है। और इसमें जो प्रेम के जितने रंग हैं उसमें एक ख़ास बात यह भी है कि ये प्रेम की सिर्फ खुशी वाला ये रंग ही नहीं है, बल्कि आमतौर पर जैसा कि किसी संबंध में होता है कि वो संबंध टूट जाता है या उसमें एक थोड़ी दूरी पैदा हो जाती है, तो उस दूरी को भी देखने की कोशिश की है। जैसे कि एक कविता है उसमें कि तुम्हें भूलता हूँ, तो भूलने के कितने सारे उपकरण हो सकते हैं कविता में। कि जैसे उसमें एक जगह आता है कि नमक में चीनी घोलकर सत्तू में चीनी घोलकर नमक के पुराने स्वाद की तरह भूलता हूँ तुम्हें। तो जीवन और जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी बिंबों को, बहुत सारे परिस्थितियों को लेकर लिखी गई ये प्रेम कविताएं हैं। और मैं क्या कहूँगी, इन कविताओं को अभी तक जितना इंटरनेट पर भी आई हैं तो पाठकों ने बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस संग्रह का भी उसी तरह से स्वागत होगा। इस संग्रह की एक ख़ास बात ये भी है कि मेरे एक मित्र हैं, चित्रकार मित्र हैं रामकिशन अडिग, उन्होंने सभी कविताओं को इलस्ट्रेट भी किया है, यानी उन पर चित्र बनाए हैं। तो हर कविता के साथ एक अलग पेंटिंग या चित्र है। तो ऐसी किताबें कविताओं की आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है जिसमें कविता के साथ उसको अभिव्यक्त करते हुए चित्र भी हों। तो मुझे लगता है कि शायद पाठकों को एक अलग तरह की अनुभूति भी होगी कि कविता को चित्र भी अभिव्यक्त करता है। मेरा मानना यह है कि आप जैसे जैसे परिपक्व होते हैं उम्र में और अनुभव में, तो आपकी वो परिपक्वता कविता में भी परिलक्षित होती है। कि मैं आज से अगर 25 साल पहले यानी 18-19 साल की उम्र में प्रेम करता था तो उस एक अलग तरह की भावनाएं आती थी, लेकिन अगर मैं आज 40-45 की उम्र में प्रेम के बारे में लिखता हूँ या सोचता हूँ तो मुझे कुछ अलग एक परिपक्व प्रेम की बात नज़र आती है। क्योंकि वहाँ जो एक किशोर या युवा अवस्था में जिस तरह की प्रेम की आपकी भावनाएं होती हैं वो बहुत रूमानी और बहुत कहना चाहिए कि एक कैशोरे रोमांटिसिज्म जैसी होती है, कि जुवेनाइल रोमांटिसिज्म जो
कह सकते हैं कि सिनेमाई गीतों में बहुतायत से मिलता है और उस वैसा बहुत सारा लिखा जा चुका है। तो उसमें से मैंने भी वैसी बहुत सारी कविताएं लिखी तो उनको खारिज कर दिया। और जब आप परिपक्व यानी 40 के बाद आप प्रेम कविताएं लिखते हैं, 40 की उम्र में आगे लिखते हैं, तब आप प्रेम को दुनिया में एक अलग ढंग से भी देखते हैं कि वो, जैसे मैंने कहा ना कि युवावस्था में देखते हैं तो आपके लिए प्रेम सिर्फ एक दुनिया है, लेकिन जब आप 40 की उम्र में आगे प्रेम को देखते हैं और या उसको कविता में डील करते हैं तो आपके लिए वो दुनिया से अलग नहीं होता, वो उस दुनिया का ही एक हिस्सा है। और वो बड़ा दिलचस्प है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, अब वो ये भी हो सकता है कि पत्नी से प्रेम भी हो सकता है और पत्नी से इतर यानी कोई भी दूसरे के अनुभव से भी होती है बहुत सारी कविताएं। तो ऐसी कुछ कविताएं हैं जिसमें दो अलग व्यक्ति हैं, यानी उसका नायक मैं नहीं हूँ लेकिन दूसरे के अनुभव से मैंने कविता लिखी है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध हैं। और जैसे एक कविता है उसमें यह है कि एक कवि है जिसकी एक प्रेमिका है और उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो ये है कि जो उसकी नायिका है वो एक गृहस्थ लड़की महिला है और कवि है वो एक आवारा कवि है। तो उन दोनों का जो संबंध है उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो वो एक अजीब किस्म का अनैतिक या वैसा प्रेम है, लेकिन हमारे समाज में प्रेम की जगह इतनी कम हो गई है कि कवि दूसरी नायिकाओं में उसको प्रेम खोजता है, या हमारी जो सामाजिक बुनावट ऐसी है कि स्त्रियों को भी अपने घर से बाहर प्रेम को दूसरे तरह से देखना पड़ता है। तो उस सामाजिक परिस्थिति में कैसे एक स्त्री या एक पुरुष एक दूसरे के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं, वो चाहे जितना अनैतिक कहा जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम का कोई भी संबंध हो वो अनैतिक नहीं होता। दुनिया की नज़रों में आप भले ही उसे अनैतिक कह सकते हैं, कानून की नज़र में वो अनैतिक हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर दो लोगों को जोड़ने वाला कोई संबंध है और वो प्रेम है तो उससे बड़ा सामाजिक और मानवीय संबंध कोई नहीं है। इसीलिए मेरे लिए प्रेम कुछ अलग महत्व रखता है और इन कविताओं में आप उसके बहुत सारे रंग देख सकेंगे। हाँ, निश्चित रूप से बहुत बदलाव आए हैं। जैसे मैंने अगर जब लिखना शुरू किया था तो मैं उसमें छंद वाली मानसिकता में और उस तरह से लिखता था, और भाषा के स्तर पर मैं बहुत प्रांजल या हिंदी की वैसी भाषा का इस्तेमाल करता था। लेकिन इधर के वर्षों में मैंने अपने अध्ययन से और अनुभव से देखा कि आप प्रांजल हिंदी में कविताएं लिखकर आप अलग तो दिख सकते हैं, लेकिन वो शायद लोगों तक उस तरह से पहुंचती नहीं है। तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आम बोलचाल की, कहें कि हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंब या प्रतीक हैं जो आप अगर बहुत संस्कृतनिष्ठ हिंदी में कहेंगे तो शायद वो इतनी खूबसूरती से बात नहीं कही जाएगी। इसलिए मैं उसको अच्छा, मुझे तो बहुत उर्दू के तमाम शायर बहुत प्रिय हैं, मीर और गालिब, और तो मुझे वो उनके बिंब, उनके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनका भी बहुत इस्तेमाल किया है। और कोशिश ये भी की है कि एक प्रेम कविताओं की जो सबसे बड़ी बात होती है ना कि वो भाषा में एक तरलता, एक लिक्विडिटी लगातार रहनी चाहिए, एक बहाव जैसा लगना चाहिए, वरना उस कविता का कोई अर्थ नहीं है। तो वो जो भाषा की तरलता है उसका मैंने बहुत क्या कहना चाहिए, ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखा है, लेकिन वो मेरे रचावट में, मेरी बनावट में पिछले 20-25 सालों में ऐसी हो गई है कि मैं चाहकर भी उस बहाव से अलग नहीं हो सकता। मैं बहुत जानबूझकर कभी कविता नहीं लिख सकता। मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कह दिए कि इस विषय पे कविता लिख दीजिए तो मैं नहीं लिख सकता। और जिसको गालिब ने कहा ना कि आते हैं गैब से मजामी ख्याल में, तो वो पता नहीं कहाँ से आते हैं ख्याल, और एक
एक पंक्ति से, एक ख्याल से पूरी कविता का एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ढांचा खड़ा हो जाता है। देखिए, मैंने उसका बहुत गज़ल या छंदों का मैंने खुद अभ्यास किया है, दोहे भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी है। यानी मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने 300 गज़लें लिख डाली थी तो वो फॉर्म मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि जो छंद का बंधन है वो बहुत रोकता है आपको, कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे आपको 20 बाई 20 गज का एक प्लॉट दे दिया गया है और उसके अंदर ही आपको सारा काम करना है, जबकि कवि की फितरत में नहीं होता कि वो सिर्फ उसी में सीमित रहे। तो मैंने उसका कोशिश की है कि कहीं वो इस्तेमाल भी हो और कहीं टूटता है तो टूटने दिया जाए उसे। इसीलिए वो मैंने कहा ना कि बहाव, जैसे नदी बहती है तो वो एक सीध भी नहीं बहती, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहीं चल देती है। तो कविता में भी यही होता है, या कविता की भाषा में भी होता है कि जहाँ भावों की नदी बहती चली जाती है तो वो अपना रास्ता खुद तय करती है, और उसी में शब्द भी बनते चले जाते हैं, नए आते हैं या नए बिंब बनते चले जाते हैं। जैसे नदी के पानी के साथ पत्थर बहते हैं तो वो कुछ तो शालिग्राम हो जाते हैं, कुछ रेत बन जाते हैं, कुछ किनारे पड़े रह जाते हैं। तो वो छटनी भाषा के प्रवाह में, भावों के प्रवाह में अपने आप होती चली जाती है।